कछुआ हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ा पड़ता है। मैं सही था। कायर कछुए को घूरते हुए कहता है, अब क्या हुआ तुझे? कछुआ अपने हाथ से जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखो। जिस तरफ कछुए ने इशारा किया था, जब युग और कायर उस तरफ अपनी नजरें करते हैं तो देखते हैं कि जिस दरार से कांटेदार बेल निकली थी, जो अब जल चुकी थी, उस दरार के आसपास जलने के निशान बन चुके थे, जो इस बात की निशानी थी कि वहाँ पर जो चक्र बना हुआ था वो अब टूट चुका है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है? मुझे भी दिख रहा है कि कांटेदार बेल जल चुकी है, जिसके कारण ये जलने के निशान दरारों के आसपास आए हैं। कछुआ कायर पर चिढ़ते हुए कहता है, अब बे दरारों के जलने के निशान नहीं, दरार के अंदर देख। कछुए के कहने पर जब कायर दरार के अंदर झांकता है तो देखता है कि वहाँ पर उस दरार के अंदर एक लंबी सी गुथी हुई चोटी थी, जो दरार के अंदर फैली हुई थी। कुछ देर पहले दरार के अंदर जो कांटेदार बेल थी, वो जलने के बाद एक गुथी हुई चोटी के रूप में तब्दील हो गई थी। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो चोटी है। कछुआ उस लंबे से बाल को दरार के अंदर से उठाते हुए कहता है, ये सिर्फ चोटी नहीं है बल्कि डायन की चोटी है। मुझे लगा ही था कि ये सप्तम चक्र डायन ने बनाया होगा, तभी मैं अपनी शक्ति से ये चक्र नहीं तोड़ पा रहा था, क्योंकि इतनी शक्तिशाली चक्र वही अपनी काली शक्तियों से बना सकती है। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, अगर ये चक्र किसी डायन ने बनाया है तो कहीं वो डायन यक्षिणी तो नहीं? आखिर वो भी तो एक डायन ही है अपने अभिशाप के कारण। कछुआ पलट कर कहता है, नहीं कायर, ये चक्र यक्षिणी नहीं बना सकती, क्योंकि वो आधी डायन है और आधी देवी। भूल मत, उसके पास दैवीय शक्तियां भी हैं, और मैंने कहा ना, इस चक्र को काली शक्तियों से बनाया गया है। वो कोई ऐसी डायन होगी जिसके पास ढेर सारी काली शक्तियां होंगी, जिससे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। कायर हैरानी के साथ कहता है, कौन होगी फिर वो डायन जिसने ये चक्र बनाए होंगे, और क्यों? युग कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ दरार के अंदर की चोटी में से एक बाल तोड़ता है, उसे अपने सौदाए वाले नाखून में लपेटने लग जाता है। कायर कछुए को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, ये अब तू क्या कर रहा है? कछुआ कुछ जवाब नहीं देता है, उस बाल को अपने नाखून में लपेटता रहता है। जब वो बाल नाखून में लपेट देता है तो उस नाखून को अपनी मुट्ठी में बंद करके मंत्र पढ़ने लग जाता है। युग कायर मूर्ति बनकर ही खड़े रहते हैं। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कछुआ करना क्या चाहता है। कछुआ मंत्र पढ़ते जा रहा था। कुछ ही देर में जब उसका मंत्र पढ़कर खत्म हो जाता है और वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो हम देखते हैं कि उस लंबे से बाल के छोटे छोटे करीब 2 सेंटीमीटर के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। युग कछुए को घूरते हुए उससे पूछता है, ये तू क्या कर रहा है कछुए, बताएगा? कछुआ अपने हाथ के बाल के टुकड़ों को गिनते हुए कहता है, पता कर रहा हूँ कि ये चक्र कितने सालों पहले बनाया गया था। सप्तम चक्र की एक और खास बात यह है कि विभद्र मंत्र का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है कि सप्तम चक्र को कितने साल पहले इस जगह पर स्थापित किया गया था। बात करते हुए ही कछुए ने गिनती कर ली थी कि बाल कितने टुकड़ों में कट गया था। जैसे ही गिनती पूरी होती है, कछुए के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसी चीज हो गई थी जिसे जानकर कछुआ दंग रह गया था। कछुआ अपनी आंखें बड़ी करते हुए युग और कायर दोनों को घूरते हुए कहता है, मुझे पता चल गया कि इस चक्र को यहाँ पर कितने साल पहले बनाया गया था। युग और कायर दोनों एक साथ हड़बड़ाते हुए कहते हैं, कितने साल पहले कछुआ? कछुआ युग और कायर दोनों को घूरते हुए कहता है, 14 साल पहले। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? इस चक्र को 14 साल पहले बनाया गया था? कछुआ अपनी बात पर बने रहते हुए कहता है, हाँ कायर, 14 साल पहले। और तुझे तो पता ही होगा 14 साल पहले क्या हुआ था ग्रेवयार्ड कोठी में। कायर कछुए की बात को नॉर्मल लेते हुए अपनी भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या हुआ था? कछुआ कुछ जवाब देता उससे पहले ही युग खोए हुए अंदाज से बोल पड़ता है, आज से 14 साल पहले यक्षिणी ने मेरे पापा को अपना शिकार बनाया था, उन्हें मार दिया था उसी ग्रेवयार्ड कोठी में। कायर अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी के साथ कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सप्तम चक्र यहाँ पर तभी बनाया गया था जब अनुराग अंकल की मौत हुई थी। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ कायर, मैं कह रहा था ग्रेवयार्ड कोठी, बंगला मुड़ा गांव और इस पंचम गांव में कोई ना कोई कनेक्शन है, पर अब तो मुझे लगता है कि सिर्फ इन गांव में ही नहीं बल्कि अनुराग अंकल का भी इन सब से कुछ न कुछ लेना देना तो जरूर था। युग परेशान होते हुए कहता है, पर मेरे पापा का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है? कछुआ कहता है, पता नहीं युग, पर कुछ न कुछ लेना देना तो है, तभी तो उस काले साय को अनुराग अंकल का शरीर चाहिए। और तू खुद सोच, तेरे पापा की जब मौत हुई तभी किसी डायन ने ये सप्तम चक्र बनाया, वो भी ग्रेवयार्ड कोठी से लेकर यहाँ तक। एक और बात, तेरे पापा मरे ग्रेवयार्ड कोठी में थे, पर उनकी लाश इस पंचम गांव में है, जिनको ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
ऐसा लगता है एक और ऐसी कहानी है जिसके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है। युग झट से बोल पड़ता है, कैसी कहानी कछुआ? कछुआ जवाब देता है, अनुराग अंकल और यक्षिणी की कहानी। युग, आखिर वो भी तो यक्षिणी पर ही कहानी लिख रहे थे ना, और वो लिखते लिखते उनकी मौत हो गई। हमें यक्षिणी भक्षानर महाडायन उसके अभिशाप की कहानी तो पता चल गई, पर ऐसा लगता है जैसे एक कहानी अभी भी छूट रही है, जो इन सब कहानियों की जड़ है, उस काले साई की भी। आज से 14 साल पहले कुछ न कुछ तो जरूर बहुत बड़ा हुआ था यक्षिणी और तेरे पापा के बीच, जिस कारण ये सब हो रहा है। उस कहानी का जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी हम उस काले साई का अंत कर पाएंगे। कछुए की बात सुनकर तो कायर दंग ही रह गया था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ये वही कछुआ था जो पहले हर वक्त मजाक किया करता था। आज वो इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा था, अभिमन्यु की तरह। कछुए की बातों ने युग को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे भी लगने लग गया था कि उसके पापा और यक्षिणी के बीच कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। तभी उसे वो बिसाहा याद आने लग जाता है जो यक्षिणी ने उसके पिता के साथ किया था, जिसका पता उसे अभी तक नहीं चल पाया था। कछुए के हाथ में जो बाल के टुकड़े थे, वो उन टुकड़ों को उस दरार के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो बाल के टुकड़े उस दरार के अंदर गिरते हैं, उसके अंदर जो गुथी हुई चोटी थी अचानक से कांटेदार बेल में बदल जाती है। वैसी ही कांटेदार बेल में जैसे ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास लगी हुई थी। शक्ति चक्र तोड़ा जा चुका था, जिस कारण दोबारा कांटेदार बेल बनने पर भी वो अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही थी। युग और कछुए पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो उसे आसानी से पार कर पा रहे थे। युग पंचम गांव की तरफ देखते हुए कहता है, अगर पापा की कहानी पता करनी है तो उनका शरीर ढूंढना बहुत जरूरी है, जो इस पंचम गांव में है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, आगे चलना चाहिए। वो घर ढूंढना चाहिए जिसके आंगन में 2 बड़े बड़े बबूल के पेड़ हैं। इतना कहकर युग पंचम गांव के अंदर अपने कदम बढ़ाने लग जाता है, और उसी के पीछे पीछे कायर और कछुआ भी जाने लगे। इस तरफ हवेली के अंदर डायना अभिमन्यु को लेकर काफी परेशान थी। अभिमन्यु की तबीयत बिगड़ते जा रही थी, पर डायना थी कि अघोरी की किताब पढ़ने में लगी हुई थी। वो एक तरफ अभिमन्यु को दर्द से तड़पते हुए देख रही थी, तो दूसरी तरफ किताब के पेज पलटाए जा रही थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उस किताब में उसे कोई न कोई उपाय तो जरूर मिल जाएगा, जिससे वो अभिमन्यु को ठीक कर देगी। अभिमन्यु दर्द से तड़पे और चीखे जा रहा था। अभिमन्यु का चेहरा काला पड़ने लग गया था। अभिमन्यु दर्द से तड़पते हुए कहता है, मैं मर रहा हूँ डायना, मेरे दोस्तों का ख्याल रखना मेरे जाने के बाद। डायना रोते हुए कहती है, ऐसा मत बोलो अभी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ऐसा मत बोलो। अभिमन्यु दर्द से